तो हेलो बच्चों, आज जो है हिस्ट्री में देखेंगे। हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 4 है, जो भारतीय इतिहास जो है उसको आज जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं बच्चे, देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें जो है पढ़ना होगा और क्या चीज़ हमें करना होगा, उस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, ओके मेरी जान। तो चलिए, पहले तो आप जो है इस चैप्टर का नाम पहले क्या है, तब भारतीय इतिहास है। ठीक ना, इस चैप्टर का क्या नाम है बच्चे, तो भारतीय इतिहास। इस चैप्टर में हम जो है ना भारतीय इतिहास के बारे में जानेंगे, जो एक बेहद ही सिंपल चैप्टर है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ठीक है, तो चलते हैं बच्चे, इसको देखते हैं। कह रहा है कि भारत इतिहास के अंतर्गत 2500 ईस्वी पूर्व से 1947 तक की घटनाओं की पढ़ना होता है। मतलब भारत की इतिहास जो है ना, भारत की इतिहास जो है आपको कितने कितने दिन से पढ़ना पड़ेगा बच्चे। तो आपको जो है ना, रुक जाओ एक ना, कॉपी आपका निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर रफ मान लेते हैं, ठीक है, कुछ नहीं करें। ठीक है, रफ ही है। ठीक है, तो देखो भारत की इतिहास, ठीक है, भारतीय इतिहास, तो इसका जो है ना हमें कब से कब पढ़ना है इतिहास, तो डेट देख लो, 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर हमें 1947 तक के इतिहास को पढ़ना है। यानी इन बीच की जितने भी हमें घटनाएं हुई हैं ना, उसको क्या करनी है बच्चे, पढ़नी है। यानी 2500 ईस्वी पूर्व और 1947, इन दोनों के बीच में बहुत से ऐसे घटना हुआ है जो भारत के लिए मतलब एक ऐतिहासिक चीज़ रहा है, मतलब उसको याद करने वाला चीज़ रहा। और जो भी याद करने वाला चीज़ रहा ना बच्चे, उसको हमें क्या करना होगा, पढ़ना होगा यहाँ पर। ठीक है, तो चलते हैं इस चीज़ को देखते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है, तो कह रहा कि भारत इतिहास के अंतर्गत 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर क्या करना है, 1947 तक के घटनाओं को पढ़ना है, जिसमें 2500 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी तक की घटनाओं को हम प्राचीन भारतीय इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं, 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 800 ईस्वी पूर्व तक के जो घटनाएं हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं बच्चे, उसको हम कहते हैं प्राचीन इतिहास कहते हैं। प्राचीन इतिहास कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, प्राचीन इतिहास कहते हैं। तो हमें पढ़ना क्या है, 2500 ईस्वी से 1947 तक के। ठीक है, पर इसी डेट में अगर 2500 ईस्वी से 800 की बीच की जो घटना है ना, उसको हम प्राचीन भारतीय इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं, भारतीय इतिहास कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम प्राचीन भारतीय इतिहास कहते हैं। मतलब इन बीच की जो घटनाएं हुए हैं ना, वो प्राचीन भारतीय इतिहास रहा है। ठीक ना, प्राचीनतम भारतीय इतिहास रहा है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप याद करके रखना है। ठीक है, अब चलते हैं इसके आगे क्या कह रहा है। प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं 800 ईस्वी से 1907 ईस्वी तक की घटनाओं को हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास कहते हैं। मतलब कि 800 ईस्वी पूर्व, ठीक ना, पूर्व से लेकर क्या हमें 1707 तक की जो घटनाएं थी ना, वो क्या थी, मध्यकालीन इतिहास थी, मध्यकालीन भारतीय इतिहास थी। क्या थी, भारतीय इतिहास थी। ठीक ना, क्या थी बच्चे, 2500 से 800 के बीच में तो हमें प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ना था, पर 800 से 1707 ईस्वी तक की जो घटनाएं थी ना, उसको हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं, मध्यकालीन भारतीय इतिहास कहते हैं। तो इस चीज़ को याद करके रखना है। ठीक है, कि प्राचीनतम भारतीय इतिहास की डेट कब तक रहा, 2500 ईस्वी से लेकर 800 ईस्वी तक के रहा।
और मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जो घटना रहा वो 800 से लेकर क्या रहा आपका 1707 ईस्वी। 1707 ईस्वी को आप देखो 17 है 7 है, ठीक है, तो 1707 ईस्वी आप लिख देना, ठीक है। फिर कह रहा है कि 1707 ईस्वी से लेकर 1947 तक की घटनाओं को हम आधुनिक इतिहास के अंतर्गत रखते हैं। क्या रखते हैं बच्चे? कह रहा है 1947 से लेकर 1707 ईस्वी से लेकर 1947 तक की जो घटनाएं हुई ना, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं आधुनिक। जो आधुनिक जगत में आया ना, तो आधुनिक इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? आधुनिक इतिहास कहते हैं, भारतीय इतिहास कहते हैं, ठीक है। तो एक था क्या कि 2500 ईस्वी से लेकर 800 ईस्वी तक के जो घटना है वो प्राचीनतम इतिहास थी, ठीक है। फिर क्या आया कि 800 ईस्वी से लेकर क्या 1707 ईस्वी तक की घटनाओं को हम मध्यकालीन इतिहास कहते हैं, ठीक है। फिर आया क्या कि 1707 ईस्वी से लेकर 1947 तक की घटनाओं को हम क्या कहते हैं? तो हम आधुनिक इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं? आधुनिक इतिहास कहते हैं। ओके, तो ये 3 डेट जो है आपको, और इन 3 डेट को याद करके रखना है, और इन्हीं 3 डेट में हमें जो भी घटनाएं हुई उस चीज़ को पढ़ना है। पहले तो हम प्राचीनतम इतिहास को देखेंगे कि 2500 से 800 ईस्वी के जो बीच की जो डेट है, इसके बीच में कौन सी ऐसी घटनाएं हुई जो भारत के लिए बहुत ही बेहद ऐतिहासिक कार्य रहा हो, मतलब उसको जानने के लिए रहा हो, ठीक ना, ऐसा चीज़ घटना है, ठीक है। तो उस चीज़ को भी हम पढ़ेंगे। तो देखो, पहले तो एक चीज़ आपको जान लेनी चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूँ पहले कि 2500 ईस्वी पूर्व, ठीक है, से लेकर मैंने कहा 800 ईस्वी तक की घटनाएं को कहा, ठीक है। तो देखो, एक में लगा है क्या 2500 ईस्वी पूर्व लगा हुआ है, एक है क्या आपका ईस्वी है। अगर आपसे कोई कह दिया जाए कि 2500 ईस्वी पूर्व, और कोई कह दिया जाए कि 800 ईस्वी, केवल ईस्वी लगाया है, एक में लगा दिया ईस्वी पूर्व, तो ईस्वी पूर्व का मतलब क्या होता है और ईस्वी का मतलब क्या होता है? दोनों सेम नहीं होता है। ईस्वी पूर्व का मतलब अलग हो जाता है और ईस्वी का मतलब अलग होती है, ठीक ना। कुछ डेट्स को जो है इस तरह से बनाया गया है कि एक डेट को हम ईस्वी पूर्व कहते हैं, और एक ऐसा डेट आएगा जिसको हम क्या कहेंगे? ईस्वी कहेंगे, ठीक है। तो हम इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर। तरह ईसाई धर्म के परिवक्ता ईसा मसीह हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे बच्चे? जो ईसाई धर्म के परिवक्ता थे ना, ईसा मसीह हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? ईसा मसीह। प्रवक्ता का मतलब क्या हो गया? उनका गुरु। प्रवक्ता का मतलब हो गया उनका गुरु, यानी ईसा मसीह जो थे ना, ईसाई धर्म के गुरु थे, ठीक ना। ईसाई धर्म के क्या थे? गुरु थे, गुरु। तो प्रवक्ता का मतलब क्या होता बच्चे? तो प्रवक्ता का मतलब होता गुरु, ठीक ना। तो ईसा मसीह कौन थे बच्चे? ईसा मसीह थे ईसाई धर्म के परिवक्ता, ठीक ना। ईसाई धर्म के परिवक्ता ईसा मसीह हुआ करते थे, ठीक है। ईसा मसीह के पूर्व जो भी घटनाएं घटित हुई उसे ईसा पूर्व यानी BC के अंतर्गत रखा जाता है। क्या हुआ ना बच्चे? ये देखो, ईसा मसीह जब आए थे, ईसा मसीह जब जन्म लिए, ठीक है, ठीक है, ईसा मसीह क्या हुए? जन्म लिए, ठीक है, धरती पर। तो ईसा मसीह जब जन्म लिए ना, तो उनसे पहले की जो घटनाएं थी ना, उसको हम क्या कहते हैं? ईसा पूर्व कहते हैं। यानी ईसा मसीह के पहले की घटनाएं, जन्म के पहले की घटना को हम क्या कहते हैं? ईसा पूर्व कहते हैं। और जब इनका जन्म हुआ था ना, तो अब इसको जो है ना क्या कहा गया? ईस्वी कहा गया। क्या कहा गया? ईस्वी कहा गया। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले की जो घटनाएं थी उसको हम ईसा पूर्व कहते हैं, और जो इनके मरने के बाद की जो घटनाएं हुई वो क्या हुआ? तो आपका ईस्वी हुआ, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप याद करके रखना कि ईसा पूर्व किसे कहते हैं और ईस्वी किसे कहते हैं। इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद करनी है, ठीक है। और ईस्वी पूर्व को हम BC कहते हैं, यानी बिफोर
क्राइसिस्ट कहते हैं, ठीक है, फोर क्राइसिस्ट बीसी के अंतर्गत रखा जाता है। वैसी घटना जो ईसा मसीह के जन्म के बाद घटित हुआ, मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद घटित हुआ ना, ठीक है। क्या हुआ बच्चे? ईसा मसीह के बाद, जन्म के बाद, मृत्यु के बाद नहीं बच्चे, जन्म के बाद, ठीक ना, जैसे इनका जन्म हुआ, ठीक है। तो जन्म की जो पीछे की घटनाएं थी ना, उसको हम ईसा पूर्व कहते हैं, और इनके जन्म के बाद की जो घटनाएं हुआ ना, उसको हम ईसवी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? ईसवी कहते हैं, ठीक है। तो इस वैसी घटना जो ईसा मसीह के जन्म के बाद घटित हुआ, उसे हम क्या कहते हैं? ईसवी यानी एडी कहते हैं, एनो डोमिनी के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। ईसवी पूर्व में घटता है। ईसवी में पूर्व में हुए वह कह रहा कि ईसवी वर्ष पूर्व में हुए और निधन 1800, अरे यार, ईसवी पूर्व में घटता है, ईसवी में बढ़ता है। अच्छा देखो बच्चे, यहाँ पर कह रहा है कि ईसवी पूर्व में क्या होता है? घटता है, डेट जो है ना घटता है, ठीक ना। और ईसवी में जो है ना डेट क्या होता है? तब बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। तो इस चीज़ को याद करके रखना कि ईसवी में जो है डेट क्या होता है? बढ़ता है, पर ईसा पूर्व में जो है ना डेट क्या होता है? घटता है। तो ये चीज़ याद करके रखना। सब्जियाँ गर्म कर देना, सब्जियाँ और आज तो ठीक है बच्चे। तो ये भी चीज़ जान गए, एडी, ठीक है, अंतर्गत रखा जाता है। ईसवी पूर्व में घटता है और ईसवी में बढ़ता है, ठीक है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म क्या हुआ बच्चे? 1863 ईस्वी पूर्व हुआ था, वर्ष पूर्व हुआ था। आपसे पूछ लिया जाएगा कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था बच्चे? तो 563 वर्ष पूर्व, ठीक है ना, जन्म हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी, निधन हुई थी, वो 483 ईस्वी में हुई थी, ठीक है ना, ईस्वी में हुई थी। ईस्वी क्यों लगाए बच्चे? क्योंककि यहाँ पर जो है ईस्वी लगाया गया है, ठीक है। और ये क्या है? इनका जन्म था 563 वर्ष पूर्व, और इनका मृत्यु हुआ 483 ईस्वी में, ठीक है। ईसा वर्ष देख लो 500 क्या है आपका? यहाँ पर जन्म है 563, और यहाँ पर क्या बच्चे? आपका ईस्वी है। यहाँ पर कहोगे सर यहाँ पर तो जन्म 563 वर्ष पूर्व हुआ और निधन हो गया 483 वर्ष। तो देखो यहाँ पर जो है ना डेट क्या होती है आपका? घटता है। क्या होता है? घटता है, ठीक ना। यहाँ पर डेट क्या होता है? घटता है। जब वर्ष रहे पूर्व रहे, वर्ष पूर्व रहे, तो क्या होता है? डेट घटता है। और जब ईस्वी रहता ना, तो हम क्या करते हैं? वो डेट बढ़ता है, ठीक ना। ठीक है। तो क्या है कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, और निधन कब हुआ था? 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म क्या हुआ था? 1859 ईस्वी में हुआ था, और उनका निधन क्या हुआ था? 1948 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। तो दो चीज़ याद करके रखना, यहाँ पर महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध है, ठीक ना। इनका जन्म कब हुआ था बच्चे? तो 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, पूर्व में हुआ था। और निधन कब हुआ था? निधन हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में, ठीक ना, पूर्व में, ठीक है। 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। तो इस चीज़ का 483 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था बच्चे? महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था आपका कितना? 1868 ना, 1869 ईस्वी में,
और निधन इनका कब हुआ था? 1948 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1948 ईस्वी में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 1859 ईस्वी, और निधन कब हुआ था? 1948 ईस्वी। इस चीज़ को भी याद करके रखना। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 1563 ईस्वी। निधन कब हुआ था? 483। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 1859। मृत्यु कब हुआ था? 1948 ईस्वी में। ठीक है, इस चीज़ को याद करके रखना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्राचीनतम इतिहास को देखते हैं। मैंने बताया था कि बच्चे 2500 से क्या होती है कि 800 ईस्वी तक की घटनाओं को हम क्या कहते हैं? प्राचीनतम इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। ठीक ना, तो 2500 से लेकर क्या है? 800 ईस्वी तक की घटनाएं थे। ठीक ना, 2500 से लेकर 800 की घटनाओं को हम क्या कहते हैं? प्राचीनतम इतिहास कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या है। तो प्राचीनतम इतिहास के बारे में हमें जानकारी 3 स्रोत से प्राप्त होती है। क्या होती है बच्चे? प्राचीनतम इतिहास। ठीक ना, प्राचीनतम इतिहास की जो घटनाएं हैं हमें 3 स्रोत से प्राप्त होती है। क्या होती है? प्राप्त होती है। ठीक ना, 3 स्रोत से प्राप्त होती है। प्राचीनतम इतिहास की जो घटना है ना हमें 3 स्रोत से प्राप्त होती है। पहला क्या है बच्चे? और पहला आपका पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, और दूसरा क्या है आपका? सह-ऐतिहासिक स्रोत। और आपका तीसरा क्या है? विदेशी यात्री का विवरण। ठीक ना, तो भारतीय इतिहास जो प्राचीनतम इतिहास था वो 3 स्रोत में इसका क्या है तो हमें पढ़ना है। 3 स्रोत से प्राप्त होती है। पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा क्या है? ऐतिहासिक स्रोत, तीसरा क्या है? विदेशी यात्री का विवरण। तीसरा क्या है बच्चे? तो विदेशी यात्री का विवरण। तो हमें याद करके रखना है कि भारतीय इतिहास की जो प्राचीनतम इतिहास थी ना, क्या थी? प्राचीनतम इतिहास थी ना, वो किन किन स्रोत से प्राप्त होती है? 3 स्रोत से प्राप्त होती है। पहला पुरातात्विक स्रोत, फिर ऐतिहासिक स्रोत, फिर है विदेशी यात्री का विवरण। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। इसके आगे क्या है आपका? इसके आगे आपका है सह-ऐतिहासिक स्रोत। क्या है? सह-ऐतिहासिक स्रोत के हम बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। जैसा पुरातात्विक स्रोत है, सह-ऐतिहासिक स्रोत है, विदेशी यात्री स्रोत है। तो हम सह-ऐतिहासिक स्रोत के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या घटनाएं हुई थी। सह-ऐतिहासिक स्रोत। ठीक है, सह-ऐतिहासिक स्रोत में हम देखते हैं। तो सह-ऐतिहासिक स्रोत में हम देखते हैं क्या क्या इसमें घटनाएं हुई थी। तो इसमें हमें क्या पढ़ना होता है? धार्मिक इतिहास के बारे में पढ़ना होता है। धार्मिक साहित्य के बारे में। क्या है? धार्मिक साहित्य के बारे में इसमें पढ़ना है। सह-ऐतिहासिक स्रोत में हमें क्या पढ़ना है कि धार्मिक साहित्य के बारे में हमको पढ़ना है। तो इसमें क्या होगा? जैसे वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य इत्यादि धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आता है। ये क्या आता है? धार्मिक स्रोत आता है वैदिक साहित्य। ठीक ना, और आपका दूसरा आता है बौद्ध साहित्य। क्या आता है? बौद्ध साहित्य। और तीसरा आपका आता है जैन साहित्य। क्या आता है? जैन साहित्य। तो ये 3 चीज़ आता है। पहला है वैदिक साहित्य, दूसरा है बौद्ध साहित्य, तीसरा क्या? जैन साहित्य। ठीक है, के अंतर्गत आता है। भारत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ क्या है? प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है। क्या है बच्चे? कि भारत का सबसे प्राचीन धर्म जो है ना आपका, वो क्या है? ग्रंथ है। ग्रंथ वेद है। क्या है बच्चे? वेद है। ठीक ना, तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वेद है। ठीक है, क्या है? आपका वेद है। तो इस चीज़ को भी आप याद करके रखना कि भारत का प्राचीनतम इतिहास ग्रंथ क्या होता है? तो आपका वेद होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चे? वेद होता है। वेद जो है ना आपका प्राचीनतम इतिहास ग्रंथ है। ठीक ना, जो सबसे प्राचीनतम इतिहास ग्रंथ कोई है ना तो वो क्या? आपका वेद है। तो भारत का प्राचीनतम इतिहास ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? आपका वेद हो जाएगा। ठीक है,
और हमें धार्मिक साहित्य में क्या पढ़ना है, तो वैदिक साहित्य को पढ़ना है, बौद्ध साहित्य को पढ़ना है। जैन साहित्य के अंतर्गत ये धार्मिक साहित्य आता है, ठीक ना। जो धर्म जो थी ना साहित्य स्रोत में हमें धार्मिक साहित्य के पढ़ना है। वैदिक साहित्य इसके अंतर्गत आता है, बौद्ध साहित्य आता है, जैन साहित्य आता है, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे क्या है। देखो वेद का सार्वत्रिक अर्थ क्या होता है। जैसे हमें पता चला कि प्राचीनतम ग्रंथ क्या है बच्चे, आपका वेद है, ठीक ना। तब वेद से हमें क्या प्राप्त होती है, तब वेद का सात्विक अर्थ जो है ना पवित्र ज्ञान या जनन होता है। क्या होता है, जनन होता है। मतलब इसमें जो है ना पवित्र ज्ञान दिया हुआ है। क्या है बच्चे, पवित्र ज्ञान दिया हुआ, ठीक ना। ज्ञान दिया हुआ या जानना, क्या होता है, जानना, ठीक ना। जानना होता है, मतलब किसी चीज़ के बारे में जानना होता है। और पवित्र इसमें ग्रंथ भी दिया गया है। क्या दिया गया, पवित्र ग्रंथ दिया गया। इसका कुल संख्या जो है ना 4 है। वेद की कुल संख्या कितनी है बच्चे, तो वेद की कुल संख्या 4 है, ठीक ना। तो आपसे पूछ दिया गया कि सबसे प्राचीनतम इतिहास ग्रंथ वेद है। इससे क्या होती है, तो पवित्र ज्ञान की प्राप्ति होती है, इससे कुछ जानने के लिए मिलता है। और ये जो होता है 4 को होता है। तो पहला जो है ना कौन सा होता है बच्चे, पहला आपका ऋग्वेद है, ठीक ना। और दूसरा आपका है यजुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद। और तीसरा क्या है, सामवेद है। क्या बच्चे, सामवेद है। और तीसरा आपका क्या है, अथर्व वेद है, ठीक ना, अथर्व वेद है। तो ये 4 आपका है, 3 बच्चे, ठीक 4 है, ठीक ना। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, सामवेद, यथार्थवेद, ठीक है। क्या है आपका, यथार्थवेद है। तो ठीक है, तो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ क्या आपका वेद है। फिर वेद हमें क्या देती है, तो इससे पवित्र ज्ञान देती है, इससे कुछ हमें जानने के लिए मिलता है। वेदों की संख्या 4 होती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद होता है, ठीक है। अब हमको क्या पढ़ना है, यहाँ पर ऋग्वेद को बारे में जानना। क्या पढ़ना, ऋग्वेद के बारे में पढ़ना, ऋग्वेद, ठीक ना। ऋग्वेद क्या क्या होती है इसके बारे में देखते हैं, ऋग्वेद में क्या चीज़ आती है, क्या क्या नहीं। तो देखो ऋग्वेद में जो है ना, पहले तो आपको ऋग्वेद जानना होगा, ठीक ना। ऋग्वेद क्या होता है बच्चे, क्या सबसे प्राचीन वेद है, ठीक ना। पहला तो ये क्या है, सबसे प्राचीन वेद है। आपसे सबसे प्राचीनतम वेद पूछे जाएगा तो आपसे क्या हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है और सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वेद है, ठीक है। कह रहा है इसकी रचना जो है ना 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक के किया गया था। 1000 ईस्वी पूर्व तक किया गया था। इसका जो है ना आपका, इसकी मतलब क्या किया गया था, 1500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक के किया गया था, ठीक है। इसको आज इतने ही रहने देते हैं, कल जो है ना इसको फिर से बताएंगे, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।